हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो है वन शॉट क्लास होने वाला है। इस क्लास में आपको मानव जनन के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसका पूरा निचोड़ देने वाले, अर्थात जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर के माध्यम से आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और हो सके तो आप लोग कॉपी में इसको नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके सब चीज़ को देखते हैं। जस्ट पहले कर लेते हैं सब चीज़। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। किसको पढ़ेंगे? जनन तंत्र को पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र में देखिए कौन कौन से भाग है। तो नर जनन तंत्र में जो है शुक्रवाहिका है ना, मूत्रवाहिनी है, वीर्यपुटिका जिसको शुक्राशय बोलते हैं, ठीक है, अंडकोश की थैली है, वृषण है जिसको टेस्टिस बोलते हैं, इसके बाद अधिवृषण है, सीसन है जिसको पेनिस बोलते हैं, मूत्र मार्ग है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, ये सब चीज़ जो है नर जनन तंत्र के भाग है। आप लोग एक जगह इस जगह जो है नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपको लगेगा टूटा फूटा बता रहे, लेकिन ये जो जो भी चीज़ बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, शुक्राणु का जीवन काल जो है 72 घंटे का होता है। कितना? शुक्राणु का जीवन काल कितने घंटे का होता है? तो 72 घंटे का होता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़े तो आपका आगे है कि भाई नर के प्राथमिक लैंगिक लक्षण। तो भाई नर में देखेंगे सबसे पहले जो है इनके लैंगिक लक्षण क्या क्या है। तो इसमें जो है ना 2 वृषण होता है। कितना होता है? इसमें 2 वृषण होता है। भाई 2 वृषण हो गया। इसके बाद 2 शुक्रवाहिनियाँ हैं, है ना, 2 शुक्रवाहिनियाँ हैं, एक शुक्राशय है जिसे वीर्यपुटिका भी कहते हैं, इसके बाद पेनिस, है ना। ये सब चीज़ पाया जाता है। हम एक एक करके इन सब चीज़ को पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, 2 वृषण। और आप लोग जरा सा एक बात जानते हैं क्या? ये वृषण जो है, ये वृषण क्या है भाई? वृषण, तो वृषण जो है नर जनन अंग का प्राथमिक अंग है। क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। नर का जो है प्राथमिक जनन अंग क्या है? वृषण है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। अब देखिए नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या क्या है भाई। तो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है आवाज़ का भारी होना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों की अधिकता होना, मांसपेशियों का बलिष्ठ होना मतलब मजबूत होना, त्वचा का कठोर होना। देखिए ये सब कहने का मतलब क्या है? ये सब कहने का मतलब है कि आप जो है जनन करने के लिए किस प्रकार तैयार हो रहे हैं। आप लोग कैसे, देखिए हम लोग गांव समाज में देखते हैं क्या कि हाँ भाई ये शादी करने लायक हो गया। कैसे जानते हैं? कि हम लोग क्या देखते हैं, आवाज़ भारीपन होने लगता है धीरे धीरे बच्चे में। जो है नर में, बच्चे में क्या होता है? मधुर आवाज़ होता है, मीठा आवाज़ होता है। लेकिन जो जो बड़ा होते जाता है उसका आवाज़ क्या होता है? थोड़ा सा मोटा होने लगता है आवाज़, ठीक है, भारी लगने लगता है गला उसका। इसके बाद दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ आने लगता है। आजकल गांव समाज में क्या होता है, किसी को अगर दाढ़ी मूंछ आने लगा तो बोलता है कि अब जवान हो गया है, अब इसका शादी ब्याह करना पड़ेगा। ऐसा हमारे गांव समाज में बोला जाता है। शरीर पर बालों की अधिकता, शरीर पर बाल आने लगता है, मांसपेशियों का बलिष्ठ होना, थोड़ा ताकतवर हो जाता है ना। इसके बाद त्वचा का कठोर हो जाना, त्वचा वगैरह सब टाइट हो जाता है। अब आगे ये सब है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अगर पूछ लिया भी जाए ना नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को लिखे, तो ये सब लिख दीजिएगा, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करें तो आपका अगला है वृषण। अब एक एक करके जो पढ़ाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी चीज़ आपको जितना भी लिखाए हैं वो सब चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है?
वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सही बात है, याद रखिएगा। वृषण में कहाँ पे? वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में कहाँ पे? वृषण में। वृषण के कहाँ पे भाई? वृषण के शुक्रजनक नलिका में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। चलो ठीक है। दूसरा, नर में शुक्राणुओं का निर्माण जीवन भर होता है। आप जानते हैं एक बात कि नर में जो है न, पुरुष में जो है शुक्राणुओं का निर्माण हमेशा हो सकता है, यानी कि बूढ़ा आदमी भी जो है बाप बन सकता है। ठीक है, नॉर्मली अगर कहने को कहा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं कि बूढ़ा आदमी भी जो है पिता बन सकता है, लेकिन स्त्री में ऐसा नहीं होता है। स्त्री में जो है एक समय तक, लगभग 50 साल तक जो है वो अंडे उत्पन्न कर सकती है, यानी कि 50 साल बाद अगर वो सोचेगी कि मैं माँ बन जाऊंगी तो ये संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे की बात करें, आपका अगला है शुक्राणु अगुणित कोशिका होती है। याद रखिएगा, हम आपको ऑफलाइन क्लास में बताए थे कि देखिए युग्मक, सबसे पहले युग्मक देखें तो युग्मक अगुणित होता है, हैप्लोइड होता है। युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है ना। तो नर युग्मक शुक्राणु, यानी कि शुक्राणु जो अभी देख पा रहे हैं, शुक्राणु क्या होता है? वो गुणित कोशिका होती है जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र ये होते हैं, लेके आते हैं, और 23 गुणसूत्र जो है अंडाणु लेके आते हैं, तब तो 46 गुणसूत्र फूटता है जाके निषेचन के पश्चात युग्मनज में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? वृषण में अंतराली या लीडिंग कोशिका से नर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृषण में जो है अंतराली या लीडिंग कोशिका होती है जहाँ से कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। आप लोग बताएंगे क्या? ये नर हार्मोन क्या होता है जी? टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। नर हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, जिससे दाढ़ी मूछ का उगना ये किस हार्मोन के वजह से होता है जी? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो है दाढ़ी मूछ आता है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो आपका अगला है क्या? वृषण में उपस्थित सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करता है। जी बिल्कुल, ये जो वृषण में जो सर्टोली कोशिका होता है ये शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करता है। इसी को नरिशमेंट सेल भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी जगह जैसे कि सर्टोली कोशिका को नियंत्रण कौन करता है? तो FSH, क्योंकि S आ रहा है बीच में तो S से सर्टोली। और लीडिंग कोशिका को जो है नियंत्रण कौन करता है? लीडिंग कोशिका नियंत्रण तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब आगे की बात करें, आपका अगला है वृषण ही अभी है। तो वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। ये बिल्कुल भी सही बात है। आप लोग देखे होंगे मूत्र नली के साइड में 2 अंडाकार संरचना पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। उसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण कोश देखिए, उदर गुहा, पेट वाले भाग को क्या बोलते हैं? उदर गुहा बोलते हैं। पेट के ऊपर जो चेस्ट वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? बोलिए, इसको बोलते हैं क्या? अरे हम भी थोड़ा नाम भूल गए हैं, क्या बोलते हैं उसको? वक्ष। हाँ, वक्ष कोश बोलते हैं। ठीक है, तो वृषण कोश जो है उदर गुहा के बाहर, यानी कि नीचे जो है पाया जाता है, यहाँ पे मूत्र नली के साइड में। ठीक है, दोनों साइड में। ठीक है, और वृषण कोश का तापमान जो होता है शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। पशुओं को सहज और सरल व पालतू बनाने के लिए वृषण को जो है काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है। इसे बंध्याकरण कहते हैं। देखिए, पशुओं को सुखद, सरल वह सहज बनाने के लिए, पालतू बनाने के लिए जो है क्या करते हैं? आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में जो है ना, उसका वृषण कोश को जो है ना काट के उसका जो है टेस्टिस क्या कर लेता है? निकाल लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? बंध्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध्याकरण कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं किसको? शुक्रवाहिनी को। किसको पढ़ने वाले हैं? शुक्रवाहिनी को। ठीक है, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राशय तक पहुंचता है। हम आगे जो है फिगर के माध्यम से हो सके तो बता सकते थे, लेकिन फिगर पीछे ही चल गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। शुक्राणु जो है ना शुक्रवाहिनी के माध्यम से ही शुक्राशय तक पहुंचता है, वीर्यपुटिका तक, है ना। अब एक बात कि भाई नर नसबंदी क्या होता है?
नर नसबंदी क्या होता है? नर नसबंदी में शुक्रवाहिनियों को काटकर नायलॉन के धागे से बांध दिया जाता है। इसे ही नर नसबंदी या वैसेक्टमी कहते हैं, है ना। आपको दिखा देते हैं। देखिए, शुक्रवाहिनी को ही क्या कर देता है, काट दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, शुक्राणु आगे बढ़ ही नहीं पाता है। अगर शुक्राणु आगे बढ़ ही नहीं पाएगा तो निषेचन का क्रिया तो होगा नहीं। जब निषेचन होगा ही नहीं तो क्या, जाहिर सी बात है कि बच्चे की उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। आपको आगे दिखा देते हैं, आपको आगे दिखा रहे हैं। आप लोग ये देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है शुक्रवाहिका, ये है ना, ये शुक्रवाहिकी है। यही अगर नली काट दिया जाएगा, यही अगर काट दिया जाएगा तो यहाँ से जो जाने वाला था शुक्राणु, क्या ये आपस जाए, यहाँ आएगा क्या, आएगा क्या, नहीं आएगा। जब यहाँ आएगा ही नहीं तो क्या शुक्राणु किसी मादा शरीर में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, है ना, नहीं जा सकता है। ठीक है, अब आगे जो पढ़ने वाले हैं सीसन, जिसको क्या बोलते हैं, पेनिस, क्या बोलते हैं, पेनिस। ठीक है, नर में मूत्र एवं जनन मार्ग एक ही मार्ग द्वारा बाहर निकलता है, सही बात है ना। ये पेनिस के माध्यम से ही होता है। अब मादा के प्राथमिक लैंगिक लक्षण पढ़ेंगे। देखिए, मादा में 2 अंडाशय होता है, 2 अंडवाहिनी होता है, 1 गर्भाशय होता है, 1 योनि होता है ना। सबको हम आगे बताने वाले हैं। 2 अंडाशय अर्थात ओवरी, अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब, 1 गर्भाशय, यूट्रस, 1 योनि मतलब वेजाइना। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं सबको, ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइए कि भाई। अब देखिए, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, हम कैसे जानते हैं कि ये जनन के लिए क्या होता है, तैयार हो गई है। आवाज़ का पतला हो जाता है। आप देखिएगा बचपन में जो है ना, पूरा एकदम जो है हाथी घोड़ा की तरह लड़की का आवाज़ हो सकता है, लेकिन वो ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाती है, ज्यों ज्यों आगे बढ़ती जाती है, उसका आवाज़ जो है सुरीला होता जाता है, मीठा होता जाता है। ठीक है, एकदम मीठी मीठी बोली होती जाती है। ठीक है, इसके बाद दाढ़ी मूछ का ना वो दाढ़ी मूछ उसमें आता है क्या, नहीं आता है। दाढ़ी मूछ क्या होता है, उसमें नहीं आता है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो शरीर पर बालों की कमी होना। लड़की को देखें क्या, शरीर पर बाल एक आध गो में हो जाता है, लेकिन ऐसे जल्दी होता नहीं है। त्वचा का कोमल होना, त्वचा जो है उसका कोमल होते जाता है। आगे स्तन ग्रंथियों का विकास होना। ठीक है, उसके स्तन में भी क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो आपका अगला है, हाँ, अब आ गया अंडाशय। हम अंडाशय का जो है फिगर ही लेके आ गए हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये हम आप लोगों को भी पता है कि अंडे का निर्माण जो है जब बेटी अपने माँ के गर्भ में होती है उसी टाइम से होने लगता है। देखिए, हुआ है। इसके बाद यही जो है बड़ा होते 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 जो है इसमें क्या, पहले प्राइमरी फोलिकल बनता है, प्राथमिक पुटिका बनता है, इसके बाद द्वितीयक पुटिका बनता है, इसके बाद टर्सरी फोलिकल बनता है। इसके बाद क्या होता है, ये मेच्योर हो जाता है। ये जो मतलब ग्राफियन पुटिका है, ये क्या होता है, मेच्योर हो जाता है। इसके बाद जो है ये फट जाता है। भाई क्यों फट जाता है, इसमें LH हार्मोन का क्या होता है, अधिकता हो जाती है, जिसके कारण ये फट जाता है। और फट के क्या होता है, अंडे बाहर हो जाते हैं। और इसी जब बाहर होके ये किस में फिर बदल जाते हैं, कार्पस ल्यूटियम में। जब कार्पस ल्यूटियम थोड़ा वृद्धि करता है, इसके बाद ये कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। कार्पस ल्यूटियम किसका स्रावन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। आगे की बात करें तो आपका अगला है अंडाशय। देखिए अंडाशय क्या होता है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु ओगुणित कोशिका होती है। अंडाणु क्या होती है, ओगुणित कोशिका होती है, आपको पहले भी बता दिए हैं, है ना। इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अंडाशय की पुटक कोशिका से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है। अंडाशय की पुटक कोशिका से, है ना, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है। ग्राफियन पुटिका के फटने से अंडा बाहर निकलकर अंडवाहिनी में आ जाता है। हम आपको क्या बोले कि ग्राफियन पुटिका जो है फूट के जो है ग्राफियन फोलिकल फूटता है तो उससे अंडा बाहर आता है, और अंडा बाहर होके कहाँ चल जाता है, अंडवाहिनी में चल जाता है, फॉलोपियन ट्यूब में चल जाता है। ठीक है, आगे की बात करें तो आपका अगला है
अंडाशय, ध्यान से अंडाशय अभी पढ़ रहे हैं कि अंडे के बाहर निकलने के बाद बची हुई ग्राफियन पुटिका कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। आपको बताए ही जब अंडा फूट जाता है तो उससे कुछ जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये भी बात बताएं। अंत में कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है, ये भी बात भी बता दिए कि अंत में कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाती है, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए फेलोपियन नलिका का भी फिगर लेके आ गए हैं। देखिए इसको बोलते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब। इसी को क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये है अंडाशय, क्या है ये, अंडाशय। ये क्या है, अंडाशय है ना। उसी को बड़ा करके दिखाए थे वहाँ पे। ये हुआ गर्भाशय, है ना। ये हुआ योनि, और यहाँ पे हुआ सर्विक्स जिसको बोलते हैं ग्रीवा, यही जन्मनाल है ये। ठीक है, ये गर्भाशय के 3 भाग हैं, है ना। अब देखिए गर्भाशय में 3 परत होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ऐसे करके होते हैं 3 परत। ठीक है, अब आगे की बात करें, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए अंडवाहिनी को ध्यान से पढ़ने वाले हैं। अंडाणु व शुक्राणु का मिलन फेलोपियन नलिका में होता है, इस घटना को निषेचन कहते हैं। देखिए फेलोपियन नलिका जो आप पाइप तरह का देखें दोनों साइड, उसी में जो है अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन की घटना से 46 गुणसूत्र वाले एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज या जायगोट कहते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं, और निषेचन के पश्चात जो है जब आपस में मिल गया तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसे इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं, है ना। अब आगे अंडवाहिनी में ही सभी जीवों में जीवन का प्रारंभ इसी एक कोशिकीय अवस्था से होती है। अंडाणु का जीवन काल 72 घंटे का होता है। अंडाणु का जीवन काल 72 घंटे का होता है। अंडाणु का जीवन काल कितने घंटे का होता है, 72 घंटे का होता है। ठीक है, अंडाणु जो है 72 घंटे तक जीवित रह सकती है। अब गर्भाशय के बारे में पढ़ने वाले हैं। युग्मनज में गुणसूत्री समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तथा यह गर्भाशय से आकर चिपक जाती है, जिससे अपरा का निर्माण हो जाता है। ये जो है जायगोट बना, अब धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन होते होते ये भ्रूणीय अवस्था में आता है, और धीरे धीरे ये गर्भाशय में आके क्या होता है, चिपक जाता है, और धीरे धीरे अपरा यानी कि प्लेसेंटा का निर्माण करने लगता है। अपरा जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, अपरा या प्लेसेंटा ये भ्रूण को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, तथा अपरा द्वारा जो है भ्रूण अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। अपरा द्वारा जो है भ्रूण अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। देखिए अगर मान के चलिए भ्रूण में जो है जितने भी अपशिष्ट वगैरह पदार्थ होंगे उसको साफ करने का कौन काम करता है, तो अपरा करता है। कौन करता है, अपरा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं योनि, जिसको क्या बोलते हैं, वेजाइना कहते हैं। ठीक है, मादा में मूत्र व जनन के अलग अलग मार्ग होते हैं। मादा में जो है मूत्र के लिए अलग मार्ग और जनन के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। आप लोग बताएंगे कि जो है नीचे वाले छिद्र को के लिए जो है कौन सा काम है, ऊपर वाले छिद्र के लिए कौन सा काम है, आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए मादा के योनि पर एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस को नर के शीशन के समजात संरचना मानी जाती है। ठीक है, ये क्लाइटोरिस जो है ना उत्तेजना उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है जनन के लिए, है ना। अब आगे की बात करें तो आपका है अगला मासिक चक्र में शुअल साइकिल, जिसको एमसी भी कहते हैं, गांव घर में माहवारी भी कहा जाता है, महीना भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए मासिक चक्र जो है 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। मासिक चक्र के शुरुआती 3 से 5 दिन योनि मार्ग से रक्त का स्राव होता है। ठीक है, मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन जो है अंडाशय से अंडा निकलता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। देखिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको वन शॉट इसलिए लाए हैं कि आप लोग जो जरा एक बार देख के पूरा जो है रिवीजन कर सके। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें तो आपका आगे है मासिक धर्म में ही मादा में पहली बार जब मासिक चक्र का होना है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मीनार्की कहते हैं। मादा में जब पहली बार मासिक धर्म शुरू होता है तो इसको क्या बोलते हैं, रजोदर्शन, इंग्लिश में बोलते हैं मीनार्की, है ना।
आगे यह 12 से 14 वर्ष की आयु में होता है। यह कब होता है? 12 से 14 वर्ष की आयु में होता है। मादा में अंतिम बार मासिक धर्म का होना रजोनिवृत्ति जिसे मेनोपॉज कहलाता है। यह 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है। 45 से 50 वर्ष की आयु में जो है क्या होता है? ये लास्ट यानी कि मतलब अंतिम होता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, अब आगे देख लीजिए नोट पॉइंट में एक लास्ट है। लास्ट क्या है जी? एक मादा में उसके पूरे जीवन काल में 400 से 450 अंडे बनते हैं। देखिए मादा में जो है पूरे जीवन काल में 400 से 450 अंडे बनते हैं। स्पर्म का निर्माण वृषण में होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में। स्पर्म का भंडारण कहाँ पे होता है? शुक्राशय में। कहाँ पे? शुक्राशय में। एशियाई हाथी का गर्भाधान काल सबसे अधिक 609 दिन होता है। 609 दिन जो है ना गर्भाधान काल होता है। किसका? एशियाई हाथी का, है ना। इसके बाद मनुष्य और गाय का गर्भाधान काल है 9 महीना। कितने? 9 महीना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है यह वन शॉट क्लासेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि जो है आप लोगों ने अच्छे ढंग से इस क्लास को देखा भी होगा और समझा भी होगा, क्योंकि आप लोगों को पहले भी ये सभी पढ़ाया गया चीज़ है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इन सभी चीज़ों को नोट करके याद करने का कोशिश कीजिएगा। मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, इस लेक्चर में जितना भी बताएं, उम्मीद करते 1-2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला ही है। अगर आप लोग सोचिए एक चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन मिल रहा है तो बहुत मिल रहा है। उसमें भी क्या ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, और मात्र 20 मिनट का क्लास है। आप लोग ध्यान से आराम से ज़रूर क्वेश्चन को पूरे नोट कीजिएगा, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में बड़े ही जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।